हम कर रहे थे 12वीं कक्षा का 13वां अध्याय महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो जिसके अंदर हमने गोलमेज सम्मेलन के बारे में जो है वो किया था। तो इसके अंदर जैसे दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो उसका 1931 के अंदर लंदन में जो है वो आयोजित किया गया और इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। उनका कहना था कि उनकी जो पार्टी है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु अन्य पक्षों में जो अन्य पक्ष थे उन्होंने इनके दावे का खंडन किया, यानी कि इनको तोड़ने का प्रयास किया। और फिर लंदन में हुए इस सम्मेलन का कोई भी परिणाम नहीं निकला और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो फिर से आरंभ कर दिया था उस समय। फिर लंदन में जैसे इस सम्मेलन का जब कोई परिणाम नहीं निकला तो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्ट पारित हुआ और इसमें जो समिति प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था थी उसको जैसे आश्वासन दिया गया और 1937 में जो सीमित मताधिकार के आधार पर जो है वो चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस को ज़बरदस्त सफलता जो है वो मिली। और फिर 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो थे वो सत्ता के अंदर आए, जो ब्रिटिश गवर्नर की देख रेख में जो है वो काम करते थे। और सितंबर 1939 में फिर जैसे विश्व युद्ध छिड़ गया। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर तथा नात्सियों के कट्टर आलोचक थे और उन्होंने उन्होंने फैसला किया कि यदि अंग्रेज जो हैं वो युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हों तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। परंतु सरकार ने जो है उनका प्रस्ताव जो था वो नहीं माना। वो चाहते थे कि वो तभी युद्ध में साथ देना चाहते थे अगर वो भारत को आज़ाद करते, लेकिन इसके विरोध में फिर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल जो थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर जैसे जो 1940 में मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान के नाम पर एक पृथक राष्ट्र था उसके नाम से जो स्थापना का प्रस्ताव जो है फिर पारित किया और उसे अपना लक्ष्य घोषित भी कर दिया। इसे राजनीतिक स्थिति जो थी वो काफ़ी जटिल हो गई। और फिर 1942 के अंदर जैसे क्रिप्स मिशन जो था वो भारत आया। क्रिप्स के साथ वार्ता में कांग्रेस ने इस बात पर जोर दिया कि यदि ब्रिटिश जो हैं वो शासन दूरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में जो है वो नियुक्त करना होगा। और इसी बात के ऊपर ही वार्ता चल रही थी वो जो है वो टूट गई। और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का निर्णय किया और ये आंदोलन जो है वो अगस्त 1942 को शुरू हुआ, जिसे अंग्रेज़ों भारत छोड़ो जो है आंदोलन का नाम जो है वो दिया गया। और इसके अंदर जैसे भारत छोड़ो आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन था जिसमें लाखों भारतीय जो थे वो शामिल थे और इस आंदोलन में युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया गया और उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का मार्ग जो है वो अपनाया। फिर जून 1944 में गांधी जी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच जो है वो दूरी को घटाने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की और 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और यह सरकार भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी। अतः वायसराय लॉर्ड वालेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच जो है वो कई बैठकों का आयोजन जो है वो किया। और फिर जैसे 1946 के आरंभ में प्रांतीय विधानमंडल जो थे विधानमंडलों के लिए एक नए सिरे से चुनाव जो है वो कराए गए और सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को जो है वो भारी सफलता मिली। और 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें जो भारत के भीतर विभिन्न प्रांत जो उनको सीमित स्वायत्ता मतलब उनकी आज़ादी जो थी वो खुद स्वयं कुछ कर सकते थे दी जानी थी। और कैबिनेट मिशन का यह प्रयास जो था वो विफल रहा और वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया
किया। और अतः 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में खूनी संघर्ष जो था वो शुरू हो गया और ये हिंदू मुस्लिम दंगे जो थे वो बिहार और संयुक्त प्रांत तथा पंजाब तक फैल गए। और फरवरी 1947 में वावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय जो है वो नियुक्त किया गया और उन्होंने घोषणा की कि भारत को स्वतंत्रता जो है वो दे दी जाए, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। फिर है आखिरी बहादुराना दिन। तो 15 अगस्त 1947 को राजधानी में जो हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी जो थे वो नहीं थे। और फिर जैसे वह कलकत्ता में उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे और उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह बड़ी कीमत चुकाकर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजन जो था विभाजित हो गया था और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। और अनेक विद्वानों ने स्वतंत्रता बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का जो है वो श्रेष्ठतम क्षण माना है। बंगाल में शांति स्थापना के अभियान के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए और यहाँ से वे पंजाब में दंगाग्रस्त जिलों में जाना चाहते थे। घरेलू राजधानी में ही शरणार्थियों की जो आपत्तियों के कारण उनकी सभाएं जो हैं वो अस्त व्यस्त होने लगी थी, परंतु वहाँ वे किस मुंह से जाते, क्योंकि दिल्ली में मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का जो है वो आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। गांधी जी ने जीवन भर स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए युद्ध लड़ा था। फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें। कुछ भारतीयों को उनका यह आचरण पसंद नहीं था। अतः 30 जनवरी शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उन्हें गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया और गांधी जी की मृत्यु से चारों ओर गहरे शोक की लहर जो है वो दौड़ गई और भारत भर में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। यहाँ तक कि जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे विख्यात गैर भारतीयों ने भी उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों से शोक संदेश भेजे। और फिर गांधी जी तथा उनके कार्यों को समझने के लिए उस समय लेखन और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, परंतु इन लेखनों में हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस चीज़ को जनता के लिए लिखा गया था और किस चीज़ को अन्य उद्देश्यों के लिए जो है वो लिखा गया था। बहुत से पत्र जो है वो व्यक्तियों को लिखे गए जाते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, परंतु कुछ हद तक जनता के लिए भी होते हैं। तो जैसे सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन जो है उसमें बहुत से पत्र जो हैं वो व्यक्तियों को लिखे जाते थे और इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र जो है वो होते थे। और उन पत्रों की भाषा जो है वो इस बात से तय होती थी कि संभव है कि एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा। किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की जो आकांक्षा होती थी, आकांक्षा के कारण प्राय लोग निजी पत्रों में भी अपना मत जो है वो स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त जो है वो नहीं कर पाते थे। और फिर औपनिवेशिक शासन तथा ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नज़र रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। और इस दृष्टि से सरकारी रिकॉर्डर्स भी हमारे अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और उस समय पुलिस कर्मियों जैसे इसके अंदर जैसे हम पढ़ेंगे कि पुलिस की नज़र से, तो उस समय पुलिस कर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए जो पत्र और रिपोर्ट जो होते थे वो गोपनीय थी, लेकिन अब वे दस्तावेज अभिलेखागार जो होते हैं उनके अंदर उपलब्ध हैं। और औपनिवेशिक काल की पुलिस की पाक्षिक रिपोर्टों से भी पता चलता है कि अंग्रेज अधिकारी जो थे वो किसी ब्रिटिश विरोधी घटना के लिए स्वयं को दोष देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और ब्रिटिश अखबार भी इसी बात को ही प्रतिबंधित करते थे। और जैसे इसके अंदर जो है वो सारा ही हमने पढ़ा है कि महात्मा गांधी ने कैसे जैसे जो है वो स्वतंत्रता दिलाई है और पुलिस की नज़र में उस समय में क्या था। जैसे इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो रिपोर्टें थी वो अभिलेखागारों में अब भी उपलब्ध हैं। और 20वीं सदी की शुरुआती सालों में जैसे जो गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्टें जो थी वो इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। और ये रिपोर्टें जो हैं वो स्थानीय इलाकों से पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित जो है वो होती थी, लेकिन उनमें यह भी दिख जाता था कि अगला अधिकारी जो है वो क्या
देखते थे और क्या मानते थे। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना को मानते हुए वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आकांक्षाओं का कोई भी आधार जो है वो नहीं है। इसके बाद आता है अखबारों से। तो अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले जो समकालीन अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं वो रहे हैं, जो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर जो है वो नज़र रखते थे और उनके बारे में वे खबरें छापते थे। ये अखबार जो है वो इस बात की ओर भी